प्रोसेस समझा था, पूरा तरीके का समझा था कैसे रेस्पिरेशन होती है। एस्पिरेशन हवा अंदर लेके जाने का प्रोसेस, एक्सपिरेशन हवा बाहर निकालने का प्रोसेस। अब उससे रिलेटेड बीमारियां पढ़नी है कि हमारी रेस्पिरेशन में सांस लेने में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती। तो नंबर वन इज़ ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई हमारा वो जो ट्यूब होती है जो कि लंग्स, हवा को लंग्स की तरफ लेके जा रही होती है। अब वो एक ट्यूब है, ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें जो है ना वो म्यूकस वगैरह, पस वगैरह ऐड हो जाती है, जिससे उससे क्या हो जाता है, उसमें से हवा गुजरने का जो रास्ता है वो तो क्या होता है कि उसमें से हवा गुजरने का जो रास्ता है वो म्यूकस बनने की वजह से या इन्फ्लेमेशन होने, सोजिश होने की वजह से कम हो जाता है, छोटी हो जाती है। अगर ये आप यहाँ भी देखो कि ये नॉर्मल एक ब्रोंकाई है, और यहाँ पर देखो उसके हवा गुजरने का रास्ता कितना थोड़ा हो गया है। तो मेरे को अपने बंदों में अच्छा, तो क्या होगा इसमें कि ट्यूब्स का साइज़ कम हो जाएगा, हवा गुज़रने का रास्ता कम हो जाएगा, जिससे साँस लेने में तकलीफ़ होगी। अभी होता किस वजूहत से है? ये वायरसेस, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और बहुत केमिकल्स की वजह से हो सकता है। जैसा कि टोबैको स्मोक जो है, तो लोग सिगरेट पीते हैं, उसका जो धुआँ निकलता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सिगरेट पीना भी नुकसानदेह है, सिगरेट जो पी रहा हो उसके पास बैठना भी उससे ज़्यादा नुकसान। हम आगे पढ़ेंगे भी लंग्स कैसे। ठीक है, समझ आइए। अच्छा, ब्रोंकाइटिस 2 तरह की होती हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। एक्यूट का मतलब जो इतनी ज़्यादा खतरनाक ना हो, वो तकरीबन 2 वीक से ले तकरीबन 2 वीक्स के लिए होती है, और पेशेंट रिकवर हो जाता है कुछ ज़्यादा खतरा हुए बगैर। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, ये खतरनाक वाली ब्रोंकाइटिस है। इसमें इतनी ज़्यादा सोजिश हो जाएगी, तो बंदा रिकवरी की तरफ नहीं जाता, और ये 3 महीने से 2 साल तक रह सकती है, और इसके अंदर आपके जो ब्रोंकाई है, वो डैमेज भी हो सकती है। ठीक है? तो क्रोनिक कम खतरनाक है, एक्यूट जो है वो कम खतरनाक है, और क्रोनिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो डैमेज भी कॉज़ करेगा। अब सिम्पटम्स मतलब इससे होता क्या है? अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए, उससे क्या होगा? खाँसी आएगी, व्हीज़िंग होगी। व्हीज़िंग का मतलब आपका जब साँस लेते हैं ना, तो एक अक्सर गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो साँस लेने के दौरान एक सीटी की आवाज़ आती है गले में से। ऐसा लगता है अंदर कोई चीज़ फँसी हुई है, तो वो व्हीज़िंग होता है। उसके बाद फ़ीवर आपको हो जाता है, ठंड लगती है आपको, साँस सही तरह नहीं आता, फूलता है साँस बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और जो तब ख़ास तौर पे जब आप कोई काम करते हो, मेहनत वालों को वज़न उठाते हो, व्हाट्सएप इस तरह की कोई चीज़ है। क्लियर है? अब एम्फीसीमा क्या है कि जो अल्वोलाई है ना आपके, इस तरह के, अल्वोलाई की जो दीवारें हैं, ये वाली दीवारें, ठीक है? ये वाली दीवारें डैमेज हो जाएँ, उसकी वजह से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज़ ऐसे है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर हम बनिस्बत इस एक लाइन के, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? इस वाला का या इस वाले का? इस वाले का होगा, ठीक है? तो क्या होगा अगर इसकी ये जो दीवारें हैं, ये टूट जाएँ, डैमेज हो जाएँ किसी वजह से, मतलब ये ऐसे इतने का सरफेस एरिया रह जाए, तो क्या होगा? उससे नुकसान होगा। उससे हवा प्रॉपर तौर पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, इसकी दीवारों के साथ मुकम्मल तौर पे टकराएगी नहीं हवा, तो हवा जो है वो अंदर ट्रैप हो जाएगी, फँसी रह जाएगी। हवा अंदर तो आ जाएगी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें प्रॉपर नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हवा जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सचेंज नहीं हो पाई। मतलब जो ऑक्सीजन है वो इस दीवारों में नहीं जा पाएगी, और यहाँ से जो CO2 है वो वापस एयर में नहीं आ पाएगी। मुकम्मल तौर पे गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, एक मसला। और हवा अंदर की फंसी की फंसी रह जाएगी, वो बाहर एक्सहेल नहीं हो पाएगी। ठीक है? ये एम्फीसीमा के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं ये वाली, ये डैमेज हो जाती हैं। अच्छा, एम्फीसीमा के अंदर क्या-क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, साँस फूलता है। फटीग, थकावट हो जाती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार-बार जो है ना वो साँस की बीमारियाँ होती हैं, वज़न कम हो जाता है, और कहता है कि जब एम्फीसीमा का पता चलता है ना, तब तक पेशेंट के 50 से 70% लंग्स के टिश्यू डैमेज हो चुके हो। मतलब इतने ये खतरनाक चीज़, रिकवरी का कोई चांस नहीं। जिससे ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और वो फर्दर और मसाइल पैदा करें। द नेक्स्ट वन इज़ नमूनिया। नमूनिया लंग्स की इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe।
ये इसका नाम है, इसकी वजह से ख़ास तौर पे होती है। अगर ये निमोनिया दोनों लंग्स में हो जाए तो इसे डबल निमोनिया कहते हैं और ये वायरल होती है। वायरल मतलब फैलने वाली। ये जो आपको नज़ला ज़ुकाम होता है ना, इसे कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ये छींक से और इस तरह की चीज़ों से हो जाता है और निमोनिया भी इसी तरह ही है। अच्छा, इसको आप इन्फ्लुएंज़ा वायरस का नाम देते हो और ये फंगल इन्फेक्शन भी काज़ करता है। मतलब ये वायरल और फंगल इन्फेक्शन दोनों निमोनिया काज़ कर सकते हैं। ये कैसे हैं? ये हाथ से भी फैल सकते हैं, छींक से भी फैल सकते हैं, कोई और तरीके कार है ना इनसी वक्त। इसलिए कहा जाता है कि आपको सिखाया जाता है बचपन में कि जब छींक आए तो ऐसे हाथ आगे कर लो, यहाँ हाथ आगे करके यहाँ रुमाल हो तो उसको आगे कर लो, ताकि आपकी जो ऐसा किसी को नज़ला ज़ुकाम है वो किसी और को ना आता है। ठीक है? और फ़ौरन उसको साफ़ करो और किसी को ज़ुकाम हुआ है तो जिस रुमाल से उसने ज़ुकाम अपना साफ़ किया उसको कोई और टच ना करे, ठीक है? तो बचे रहोगे इस चीज़ से। अभी हमेशा के लिए नहीं विंदा रहता है, अगर अगर किसी कपड़े को लगा है किसी का ज़ुकाम तो वो हमेशा के लिए एक्टिवेट नहीं रहेगा, बल्कि जब तक पूरी कुछ दिन के लिए एक्टिवेट रहेगा फिर वो भी मर जाएगा वापस। तो ख़ैर ये वायरल इन्फेक्शन है, फैलने वाली है और इसका जो जो नुकसान देने वाला ऑर्गेनिज़्म है, वो अल्वोलाई में एंटर होता है, वहाँ पर रहता है और ग्रो करता है और क्या करता है लंग्स के टिश्यू को तोड़ता है, डैमेज कर देता है। डैमेज करेगा तो साँस लेने में तकलीफ़ होगी, साँस नहीं सही लिया जाएगा, एक मसला। और आपका फ्लूइड उसमें कोई फ्लूइड बच जाता है, पस पड़ जाती है लंग्स के अंदर, जो कि प्रॉब्लम काज़ करता है। आपने सुना होगा पानी पड़ गया उसके फेफड़ों में। तो वो क्या होता है, वो निमोनिया ही होता है और उसके अंदर वो पस वगैरह हो जाती है। मेरे फादर को जो है ना, वो यही निमोनिया हुआ था, उनकी जो काज़ ऑफ डेथ है ना, वही निमोनिया, सीवियर निमोनिया हो गया था उन्हें। उनके तकरीबन 50 से 60% लंग्स के अंदर वो पस फिल हो गई थी। बैक्टीरिया इतना ज़्यादा अटैक कर गया था कि वो रिकवरी के चांस नहीं हो सके और बदकिस्मती से तब 2020 चल रहा था और उन लोगों ने जो है ना वो निमोनिया का इलाज नहीं किया, बल्कि कोरोना का इलाज ही करते हैं। कोरोना उनको था नहीं, उनको निमोनिया था। निमोनिया का ट्रीटमेंट अलग है, कोरोना की ट्रीटमेंट अलग है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। चलो खैर, अल्लाह ताला को जो मंज़ूर था क्या कह सकते हैं हम। तो इसके सिम्पटम्स क्या होंगे, इससे होगा क्या? अच्छा, आपको ठंड लगेगी और इसके साथ-साथ फ़ीवर भी होगा। मतलब बुखार भी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है आपको। शिवरिंग होगी, काँपोगे और स्क्वेटम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खूब पैदा होगा और पेशेंट जो है उसको साँस की उखड़ेगा उसका। और जब ऑक्सीजन की अमाउंट ब्लड में कम हो जाती है तो स्किन का जो कलर है वो जस्की सा या पर्पलिश सा हो जाता है। आपको कभी कोई चोट लगी हो तो वहाँ से स्किन जो है वो हो जाती है, पर्पल सी हो जाती है, ठीक है? डार्क हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ रही होती, ठीक है? इसी तरह अगर लंग्स से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पा रही तो पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा उसका। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिससे क्या होगा, जो जो स्किन है वो पर्पलिश सी हो जाएगी, पता चलेगा बाकायदा तौर पे कि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। क्यों? क्योंकि पुअर ऑक्सीजनेशन होती है। वैक्सीन अवेलेबल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट और एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन ये तब है जब बहुत थोड़ा अमाउंट पे निमोनिया हो। अगर बहुत सीवियर निमोनिया हो गया फिर उससे बचने का इलाज नहीं है और इसका राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखो, ये इस तरह निमोनिया होता है कि नॉर्मल एल्वेलाई हैं वो खाली हैं और जो अगर निमोनिया हो जाए तो ऐसे एल्वेलाई के अंदर ये पस फिल हो जाती है और जब पस फिल होगी तो सांस लेने में तकलीफ हो। आगे अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी की फॉर्म है। इसमें भी ब्रोंकाई की और म्यूकस बढ़ जाता है इसके अंदर, लिक्विड बढ़ जाता है और एयरवे जो हवा के गुजरने के रास्ते हैं वो बारीक हो जाते हैं और नॉर्मल ऑक्सीजन हाँ से एक्सचेंज नहीं हो पाती है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस उसे कहते हैं जो कि आपको कोई जैसे किसी को भी है मिट्टी से एलर्जी होती है, किसी को ख़ास किस्म की किसी केमिकल से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को फूलों से भी एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है। तो अगर वो चीज़ उसके पास रख दी जाए तो वो उसको फ़ौरन जो है वो छींकें आना शुरू हो जाए। जैसे मुझे मिट्टी से थोड़ी-सी एलर्जी है, वो हर किसी को तकरीबन होती है। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हो तो आपको छींकें आना शुरू हो जाती है। क्यों आती हैं? क्योंकि वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। हवा आगे गुज़रने के रास्ते में वो मसला काज़ करते हैं उस वजह के, वो फ़ौरन रिएक्शन होता है इसका।
वो कहता है कि अगर ऐसे एलर्जेंस के एक्सपोज़ होगा, ऐसे एलर्जन उसकी बॉडी में जाएँगे, तो उससे क्या होगा कि फ़ौरन इसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स पैदा होगा और उसको साँस लेने में मुश्किल मुश्किल होगी, दुश्वारी होगी। अस्थमा में होता क्या है, वो कहता है अस्थमा इंसान जो है जिस इंसान को हुआ है वो भी फ़र्क पड़ता है कि उसमें वो चेंजिंग हो सकती है। साँस फूल सकता है इससे, और ख़ास तौर पे रात को जो है वो ऐसे लगेगा जैसे साँस आ ही नहीं रहा, बंद ही हो गया बिल्कुल। व्हीज़िंग मैंने आपको बताया कि वो सीटी की आवाज़ आती है साँस लेते वक़्त, और उसके बाद खाँसी आएगी, चेस्ट के अंदर टाइटनेस महसूस होगी। कहता है बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, मतलब इसको रास्ते को नॉर्मल करते हैं, और वो क्या है, वो अस्थमा की ट्रीटमेंट है। तो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए ख़ास तरह के केमिकल्स दिए जाते हैं जो कि वो इन्हेल करते हैं। और किसके थ्रू इन्हेल करते हैं? इन्हेलर्स के थ्रू। आपने अक्सर ड्रामों में भी देखा हो, वही किस अच्छा, हाँ, वो इस तरह का इन्हेलर सा होता है, तो ऊपर से वो उसका लगा होता है, उसको प्रेस करते हैं तो वो जो लिक्विड है, केमिकल जो है वो क्या आता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो ब्रोंकाई का रास्ता है, वो ब्रोंकाई बारीक हो गया ना, बारीक हो गया, नॉर्मल नहीं गुज़र पा रहा, उसको वो उसके स्पेस को नॉर्मलाइज़ करे और हवा जो है वो उससे गुज़र के जाए, ठीक है? लाइक दिस। ये नॉर्मल के अंदर जो है वो आपका पूरा खुला हुआ है, और जब आपको अस्थमा होगा ऐसे ही रास्ता खस बंद हो जाता है, और म्यूकस भी भरा हुआ है, अब उसके अंदर म्यूकस लिक्विड सा भरा हुआ है, तब तो और रास्ता नहीं रहा, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो उसका क्या काम है, जो इनहेलर है, कि ये जो तंग हो गई है इस तरह, उसको वापस ऐसे नॉर्मलाइज करे, ठीक है। तो फिर अस्थमा के लोग ना, उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, एलर्जिक चीज़ों से बचना पड़ता है उन्हें।